नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निखिल गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गोला द ऑलराउंडर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, आज हम उन सब प्रोविजंस के बारे में बात करने वाले हैं। कितना उनका स्कोप है, कितने वो लिमिटेड हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है उससे, और कितने आर्टिकल्स इन टोटल उस पर्टिकुलर इस सिटीजनशिप के टॉपिक से डील करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है सिटीजनशिप से रिलेटेड, आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। नागरिकता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम स्पेशली सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप के एस्पेक्ट में बहुत एक लिमिटेड रोल प्ले करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली जो है वो सब कुछ जो हमारे फाउंडिंग फादर से कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने कम्प्लीटली सब कुछ जो है वो हमारे जो पार्लियामेंट हाउस है उसके ऊपर छोटा सा 1950 के बाद, हाँ वो 1950 के अराउंड या 1950 से पहले क्या प्रोविज़न होंगे या किस तरीके से चीज़ें होंगी वो उसे डील करेंगे। उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है। और जो पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे हमने पढ़ा, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, हमने पिछले वीडियोस में देखा। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी से डील करता है, वैसे ही पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिटीजनशिप से डील करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट 2 जो है वो डील करता है सिटीजनशिप से। आर्टिकल 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो आर्टिकल्स हैं ये स्पेशली डील करते हैं किससे, हमारे सिटीजनशिप के टॉपिक से। तो अब मैं आपको 5 to 11 आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 5 to 11 कैसे कैसे वर्क करता है और एग्जैक्टली उसके जो मेन इंपॉर्टेंस है या मेन मकसद जिसको हम बोलते हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 कहता है कि जो सिटीजनशिप है वो डोमिसाइल के बेसिस पे होगी। साथ ही में एक तो डोमिसाइल तो मैंडेटरी है ही, साथ ही में उसमें ये बोला गया है कि एक जो इंसान है वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। सेकंड एक है कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स उसके इंडिया में बॉर्न होने चाहिए। थर्ड है कि मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ, मतलब जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, उससे पहले मिनिमम उन्होंने 5 साल इंडिया में बिताए होने चाहिए। अगर ये 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो आर्टिकल 5 उसे डील करेगा। साथ ही में डोमिसाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, डोमिसाइल एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल पहले, जैसे 1950 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, 5 साल पहले मतलब 1945 के अराउंड से एक बंदा ऑर्डिनरीली किसी कंट्री में, या फिर अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं और इंडिया में अगर वो इंसान 1945 के अराउंड से रह रहा है तो वो इंसान इजीली अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए, या वो डायरेक्टली एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 बोलता है कि कोई भी इंसान 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में अगर आया है तो वो भारत का नागरिक है। दूसरा इसका पार्ट है फ्रेंड्स कि अगर कोई इंसान 1948 जुलाई के बाद इंडिया में आया है तो उसको 6 महीने ऑर्डिनरी रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर। उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। फिर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी उस टाइम पे, और फिर वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वो फिर उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो एक ये वाला टॉपिक भी है फ्रेंड्स, ये भी 3 बेसिस पे दिए गए हैं, जो मेनली 3 है। 3 में से एक ना एक जो आपका बेस है वो सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आपको इन 2 के लिए भी अप्लाई करना था। उस टाइम की बात कर रहा मैं। तो जैसे सबसे पहला आपको इंडिया में बोर्न हुआ हो। सेकंड है आपके पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, माँ या बाप में से कोई आपका इंडिया में बोर्न हुआ हो। थर्ड है ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी में से कोई इंडिया में बोर्न हुआ हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक जो क्राइटेरिया है या कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो सामने वाला उस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों में, चाहे वो 1948 से पहले आया हो चाहे 1948 के बाद आया हो, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद।
अगर पहले आया तो वो डायरेक्टली ले सकता है, ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाएगा वो इंडिया का। अगर वो 1948 19 जुलाई के बाद आया है तो उसको 6 महीने ऑर्डिनरी रहना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आर्टिकल 7। अब फ्रेंड्स अगर हम आर्टिकल 7 की बात करें, जो भी इंसान 1947 1 मार्च के बाद इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट हुआ या फिर इंडिया से पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ, वो इंसान अपनी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली इंडिया की खो दी उसने, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा राइट पीरियड था वो। अगर हम देखा जाए तो वो एक वहाँ पे दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बेसिकली। तो कुछ लोगों ने क्या किया था कि इंडिया से पाकिस्तान में अपने आप को माइग्रेट कर लिया था, ट्रांसफ़र कर लिया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने आगे देखा कंडीशन, जिस कंडीशंस पे उन्होंने मतलब जो सोच के उन्होंने एक माइंडसेट के साथ अपने आप को माइग्रेट किया था वहाँ पर, अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वहाँ पर उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो सब चीज़ें जो सोच के, तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया में वापस आएंगे। तो जब वो लोग इंडिया में वापस आने की बात करते हैं तो आर्टिकल 7 उससे डील करता है, और आर्टिकल 7 बोलता है कि आप लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन जैसे आर्टिकल 6 में हमने देखा कि 6 महीने पहले आपको इंडिया में ऑर्डिनरी रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप अप्लाई कीजिए कि हाँ आप इंडिया में रहना चाहते हैं, उसके बाद आप सिटीजनशिप मिलेगी। बेसिकली आर्टिकल 7 उनसे डील करता है जो पहले इंडियन थे वो पाकिस्तान गए, उसके तो वापस इंडिया में उसी टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे कि वहाँ पर वो रह सकते हैं, वो श्योर नहीं थे इस चीज़ को लेकर, और या उन्होंने पहले मन बनाया कि उनको वहाँ रहना है, लेकिन बाद में वो चेंज कर ले कि नहीं उनको वापस इंडिया में ही आना है। उसके फ्रेंड्स बात आती है आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डील करता है जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में 14 अप्रैल के बीच में। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो जो लोग ऑर्डिनरी किसी बाहर कंट्री में रह रहे हैं, मतलब वहाँ की अस्थायी रूप से मतलब सिटीजनशिप ले लिया, अस्थायी रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, लीगली रह रहे हैं किसी भी कंट्री में, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, वो इंडिया की सिटीजनशिप पार्टीशन के बाद इजीली अवेल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी 3 कंडीशन यहाँ पे रखी गई कि या तो वो खुद उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या उनके आइदर ऑफ द पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो, तो वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ थी कि आपको मतलब सिंपल कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए कि आप इजीली जो वहाँ के एम्बेसी है, जो वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, जो वहाँ के कॉन्सुलेट्स जिनको हम बोलते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए तो आपको इजीली इंडियन सिटीजनशिप वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो मतलब ऐसे नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी या प्रेशर लेने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स बात आती है अगली आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बेसिकली फ्रेंड्स डुअल सिटीजनशिप के कंसेप्ट से डील करता है कि वो ये बताता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का पैटर्न हो। डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप इंडिया के भी नागरिक हो और किसी एट द सेम टाइम किसी और कंट्री के भी नागरिक हो। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा प्रोविज़न नहीं था। ऐसा आर्टिकल 9 कहता है अगर कोई भी एक इंडियन नागरिक बाहर की सिटीजनशिप लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया की खो देता है। लेट से हम बात करते हैं किसी ने फ्रांस की सिटीजनशिप ले ली इंडिया के इंसान ने, तो वो इंडियन सिटीजनशिप अपनी ऑटोमेटिकली खो देगा। तो मतलब ये बेसिकली ये डील करता है कि अगर कोई भी एक नॉर्मल इंसान बाहर जाके बाहर की नागरिकता ले लेता है वो इंडिया की नागरिकता खो देगा। उसके फ्रेंड्स बात करते हैं हम आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 फ्रेंड्स डील करता है कि कोई भी, जैसे आपने एक बार सिटीजनशिप ले ली तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है आपको। आपने एक बार ले ली, आपकी वो सिटीजनशिप अब परमानेंट हो जाती है, आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब अलग अलग मेथड होते हैं सिटीजनशिप लेने के, जैसे मैंने बताया कि एक तो ये हो गया कि बाय बर्थ या फिर पार्टीशन के टाइम पे, लेकिन कुछ एक और तरीके होते हैं लेने के, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे बाय बर्थ होता है, बाय डिसेंट होता है, इस तरीके से और भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो अगर हम वो सिटीजनशिप वहाँ से एक्वायर करते हैं, उस तरीके से हम एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप, तो हमें वो मतलब उसका एक क्राइटेरिया ये बोला गया कि हम जैसे हम रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन मेथड से करते हैं। रजिस्ट्रेशन मेथड में हमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर हम अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वहाँ पर अगर कुछ भी मिसलीडिंग है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन है और या फिर अथॉरिटी को लगता है कि नहीं गलत है, तो वो आपकी जो सिटीजनशिप है वो होल्ड पे डाल देगी, लेकिन रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है इन जनरल वे में। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है आर्टिकल 11 की। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत लिमिटेड स्कोप है इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब वो बहुत लाइटली है। वो मेनली जो है वो पार्टीशन के टाइम पे डील करता है, जो मेन आर्टिकल्स है, जैसे 6, 7, 8 की हमने बात की। उसके बाद मतलब मेनली जो 6, 7, 8 है वो पार्टीशन के टाइम की बात करते हैं। 19 जो है वो बहुत जनरल वे में बात करते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि
किस तरीके से आपको सिटीजनशिप एक्वायर होगी अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं। तो आर्टिकल 11 ये बोलता है कि बेसिकली इन्होंने पार्लियामेंट हाउस को, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को कंप्लीट पावर्स दे दी आर्टिकल 11 में ये लिख के कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रोविजंस डालने हैं तो आप सिंपली उसको डालिए, आप अपने हिसाब से अपने प्रोविजंस बनाइए 1950 के बाद। 1950 से पहले जो है वो उसी तरीके से चलेगा, लेकिन 1950 के बाद जितने भी हैं वो पार्लियामेंट हाउस अपने हिसाब से बनाएगी। जैसे सिटीजनशिप एक्ट अभी आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2015, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुए हैं, टाइम टू टाइम अमेंड हुए हैं। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि और किस तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये जो सिटीजनशिप एक्ट्स हैं अलग अलग, वो किस तरीके से डील करते हैं बाकी सिटीजनशिप से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे अगले वीडियो जरूर देखिए सिटीजनशिप से रिलेटेड बाकी और भी टॉपिक्स पे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे मिलती है किसी भी एक देश की, मेनली इंडिया की। तो और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे हम गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी नाम से मिलेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे उन सबके लिंक्स हैं, आप वहाँ पर जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।